अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आता है, पंजाब के चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी में आता है और सिंध के चैप्टर नंबर 3 एन ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में, हैश इंक्लूड, हैश डिफाइंड और मेन फंक्शन और बॉडी के बारे में जानेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम इन C++। हम लोग देखेंगे कि जब कभी भी हम लोग C++ का इस्तेमाल करते हुए कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम का हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो क्या तरीका होता है जिसकी मदद से हम लोग एक प्रोग्राम को लिखते हैं। हमारे पास जब कभी भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आ जाते हैं, यानी वो कोड आ जाता है जिसकी मदद से हम लोग हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये काम हम लोग कैसे और क्यों करते हैं ये आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास हमारा मेन फंक्शन आता है और उस मेन फंक्शन के अंदर हम लोगों ने बॉडी ऑफ मेन फंक्शंस लिखते हैं। यहाँ पर बॉडी ऑफ मेन फंक्शन से हमारी मुराद वो तमाम स्टेटमेंट्स हैं, वो तमाम एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, यानी वो स्टेटमेंट्स जो हमारा प्रोसेसर या हमारा कंपाइलर रन करेगा किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, वो यहाँ पर लिखी जाती हैं। और ये जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं ये हमारे पास जितना हमारा दिल चाहे या जितना हम लोग इससे काम लेना चाहते हैं उतनी हो सकती हैं, यानी हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो आइए ये जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर पढ़ा है इसी को अपने डेव C++ के अंदर प्रोग्राम करके देखते हैं। सबसे पहली चीज हमने क्या करनी है, अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से। क्यों? ताकि उनके अंदर जो मौजूदा इंफॉर्मेशन है, जो कोड है, उसको हम लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले हमने हैश का साइन लगाया, फिर इंक्लूड, और फिर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं आईओ स्ट्रीम की हेडर फाइल को। यहाँ पर जब हमने इसको इंक्लूड कर दिया तो उसके बाद हमने स्टार्ट करना है अपना प्रोग्राम मेन फंक्शन के साथ। और इस मेन फंक्शन के बाद हमने दो कर्ली ब्रैकेट्स यानी कि मीडियम ब्रैकेट्स लगानी है और यहाँ पर फिर हमने अपना कोड लिखना है। ये वो हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी जो हम लोग काम लेना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के साथ। तो ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर होता है हमारे प्रोग्राम का। यहाँ पर याद रखा जाए कि जब कभी भी हमारे पास प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है तो वो इसी मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, यानी प्रोग्राम की जो पहली स्टेटमेंट, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो जो पहली स्टेटमेंट रन होती है वो दरअसल इसी मेन फंक्शन की पहली स्टेटमेंट होती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को समझना है, जो कि है ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है, यूजिंग नेम स्पेस std। तो आइए इस चीज को समझते हैं पहले और फिर इसको अपने कोड के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। यूजिंग नेम स्पेस, सबसे पहले देखते हैं नेम स्पेस क्या होती है। नेम स्पेस दरअसल हमारे पास वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं दो सिमिलर वेरिएबल्स के दरमियान फर्क करने के लिए। इस बात को इस तरह समझा जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लास है जिसमें दो बच्चे हैं और दोनों का नाम ही उमर है। अब आप उमर का जब नाम कॉल करते हैं तो कौन सा उमर आपकी बुलाने पर खड़ा हो, ये चीज अब थोड़ा फर्क करना मुश्किल हो जाएगा सिर्फ अगर हम उनका नाम इस्तेमाल करें। तो यहां पर उनके फर्स्ट नेम जो कि उमर है उसके साथ हमें कोई और चीज भी
यूज करनी होगी, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम उनका सेकंड नेम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक था उमर जफीर और एक था उमर सलमान, तो हम लोग पूरा नेम यूज करके उनको बुला सकते हैं। या इसी तरह हम लोग कोई और कैरेक्टरिस्टिक उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक की हाइट लंबी थी, एक की हाइट छोटी थी, तो हम लोग कह सकते थे कि जो लंबा उमर है वो खड़ा हो जाए, या जिसकी हाइट छोटी है वो वाला उमर खड़ा हो जाए। यानी हम लोग कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके दो सिमिलर नामों के दरमियान में फर्क कर रहे हैं। यही हमारे पास ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यही एडिशनल इंफॉर्मेशन जब हम लोग प्रोग्रामिंग में दो सेम नाम के वेरिएबल्स के दरमियान में फर्क करना चाहते हैं, तो इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को नाम दिया जाता है नेम स्पेस का। इस बात का ये मतलब है कि जिस तरह यहाँ हम अपने कोड में मौजूद हैं, हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक वेरिएबल हम लोग बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं वैल्यू। अब सपोज कर लेते हैं कि इसी नाम का वेरिएबल जो वैल्यू नाम है उसका, वो हमारी इस हेडर फाइल के अंदर भी मौजूद है। तो अब हमने इन दोनों के दरमियान में फर्क करना है। तो ये फर्क हमारे पास कैसे होगा? कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, और वो उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को क्या नाम दिया जाता है? नेम स्पेस। तो यहां पर हमने लिखा कि डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग सिमिलर वेरिएबल्स। कौन से सिमिलर वेरिएबल? जिनका नेम हमारे पास सेम हो और वो फॉर एग्जांपल डिफरेंट लाइब्रेरीज में हमारे पास मौजूद हों। इस बात का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये जिस तरह आपको याद होगा कि हमने अपनी हेडर फाइल वाली वीडियो में देखा था, आईओस्ट्रीम की जो फाइल होती है हमारी C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होती है। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर कोई और हेडर फाइल इंक्लूड करवा लेते, फॉर एग्जाम्पल XYZ, यानी उसका नाम कुछ भी हो सकता है, हमें उसके नाम से अभी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमने ये दो डिफरेंट हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाया जो दो डिफरेंट लाइब्रेरीज में मौजूद हैं, तो अब हो सकता है कि इन दोनों के अंदर कुछ वेरिएबल्स मौजूद हों, कुछ फंक्शंस मौजूद हों जिनका नाम सेम हो। अब हमने कौन से वाली लाइब्रेरी के फंक्शन को या वेरिएबल को बुलाना है, ये चीज हम लोग नेम स्पेस की मदद से डिफाइन करते हैं। और जिस भी नेम स्पेस को हमने बुलाना होता है उसको हम बुला लेते हैं यूजिंग का कीवर्ड यूज करके। यूजिंग डायरेक्टिव जो होता है हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है रेफर करने के लिए पर्टिकुलर आइटम विद इन अ नेम स्पेस। इस बात का ये मतलब है कि अब यहाँ पर ये जो मैंने हेडर फाइल इंक्लूड करवाई है, ये जिस तरह के आपको याद होगा ये C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। तो अब मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ पर हम लोग कोई स्टेटमेंट्स लिखें, फॉर एग्जांपल हम लोग सी आउट की स्टेटमेंट लिखें या सी इन की स्टेटमेंट लिखें, ये इनको हम लोग आगे जाके अपनी वीडियोस में देखेंगे। बस अभी के लिए आपने ये याद रखना है कि ये जो दो हमारे पास फंक्शंस होते हैं ये हमारे पास इस आईओस्ट्रीम की हेडर फाइल के अंदर मौजूद होते हैं। और आईओस्ट्रीम की हेडर फाइल जो है हमारे पास अवेलेबल होती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? यूजिंग नेम स्पेस std हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड की। तो हम लोग कौन सी नेम स्पेस को इस्तेमाल कर रहे हैं? स्टैंडर्ड नेम स्पेस को। स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज होती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के लिए, जिसके अंदर ये तमाम सी आउट और सी इन और इसी तरह के दीगर और काफी फंक्शंस मौजूद होते हैं। तो अब जब कभी भी मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा हेडर फाइल्स भी इंक्लूड करवाई हुई हैं और मैं फिर भी कोई ऐसा फंक्शन कॉल करूंगा जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर है, तो वो बासानी कॉल हो जाएगा, उसमें मुझे कॉल करने में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये लाइन ना लिखूं तो फिर मेरे पास मसला आ जाएगा, क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी हमारे कंपाइलर के लिए कि वो कौन से आपके पास फंक्शन को बुलाए या कौन से वेरिएबल को बुलाए। जिस तरह अभी हमने क्लास की एग्जांपल देखी थी कि कौन सा उमर खड़ा हो, क्योंकि हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग इस स्टेटमेंट की मदद से देते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर होता है हमारे C++ प्रोग्राम का, जिसमें सबसे पहले हम लोग अपनी हेडर फाइल्स का बता देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेम स्पेस को डिफाइन कर देते हैं अपनी आसानी के लिए, और फिर उसी के बाद हम लोग मेन फंक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये याद रखा जाए कि इस नेम स्पेस को हम लोग यहाँ पर बताए बगैर इस तरह भी बता सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन कॉल करना है जो कि है सी आउट, जिसको हम लोग अपनी अगली वीडियोस में जाके पढ़ेंगे। लेकिन मैंने ये आपको यहाँ पर समझाना है कि वो हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, और चूंकि हमने यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस वाली कमांड नहीं यूज की, तो अब हम यहाँ नीचे जब उसको बुला रहे होंगे यानी उसको कॉल कर रहे होंगे, तो हम लोग यहाँ पर std फिर कॉलन कॉलन और फिर सी आउट लिखेंगे। तो इस चीज से ये पता चल जाएगा कि ये सी आउट जो है इस स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर मौजूद है।
तो ये हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर भी बता सकते हैं। लेकिन इसका हमें नुकसान ये होगा कि जब कभी भी हमने इसको बुलाना होगा तो हमें साथ ये बोलना पड़ेगा कि std कॉलन कॉलन। इस चीज से बचने के लिए हम लोग एक ही दफा यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, और इससे अपने काम को आसान बना लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से मुतालिक, जो कि प्रोग्रामिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि ये होता क्या है। ये दरअसल हमारे पास कुछ लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। इसके अलावा हम इनको हेडर फाइल्स भी कहते हैं। जब कभी भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं या अपना कोड लिखते हैं तो कोड लिखने से पहले हमें इन फाइल्स को अपने कोड में इंक्लूड करना पड़ता है, नहीं तो हमारा कोड काम नहीं करता। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो कंपाइलर होता है वो दरअसल एक ट्रांसलेटर होता है, जो करता क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। अब ये जो कंपाइलर है, ये जो ट्रांसलेटर है, जिस वक्त हम इसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि ये भी एक सॉफ्टवेयर है, जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो इसकी इंस्टॉलेशन के साथ ही ये लाइब्रेरी फाइल्स या ये हेडर फाइल्स भी साथ इंस्टॉल हो जाती हैं। हमने सिर्फ ये करना होता है कि जिस वक्त हम अपना कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि आप देखें कि ये कंपाइलर है डेव C++ के नाम से, तो जब हम कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं और हमने अपना कोड लिखना होता है तो हमें उस कोड से पहले इन फाइल्स को शामिल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक कोड यहाँ पे मैं लिखता हूँ x = 9 एंड y = 8, ये मैं भी अपना कोड लिख रहा हूँ मुकम्मल यहाँ पे। इसी तरह हम एक लिखते हैं z = 7। अब हम कोई फार्मूला इस्तेमाल करते हैं लाइक t = x + y - z। अभी देखिए मैं अपना पूरा एक कोड लिख रहा हूँ। अब जब मैं इस कोड को मिसाल के तौर पे अगर मैं रन करता हूँ, ये नीचे में यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट f t और आखिर में सेमीकोलन। अब ये पूरा कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें 7-8 लाइंस हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करने की कोशिश करता हूँ तो देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या रिजल्ट आता है। पहले तो हमें इसको सेव करना पड़ेगा, तो हम इसको किसी भी नाम से सेव कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। अब देखें इसके अंदर इसने एक एरर्स की एक लिस्ट हमें दे दी है, यानी कि ये जो एरर्स आ रहे हैं जितने भी, ये एरर्स इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि हमने अपने इस कोड के स्टार्ट में हेडर फाइल्स शामिल नहीं की। अच्छा, अब अगर यहाँ पे जो एरर्स इसने दिखाए हैं वो ये कह रहा है कि x की हमने टाइप नहीं बताई, y की भी टाइप नहीं बताई, z की भी, t की भी। चलें इनको अगर हम रिमूव करने की कोशिश करें वो हम कर सकते हैं। यहाँ हम लिखते हैं x की टाइप मैं बता देता हूँ कि ये इंटीजर है, y भी इंटीजर है, z भी इंटीजर है और t भी इंटीजर है। अब मैंने चारों वेरिएबल्स जो हमने अपने कोड में इस्तेमाल किए हैं उसकी टाइप मैंने यहाँ पे बता दी है। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट आया। अब ये देखें फिर इसमें एरर्स आ रहे हैं। ये एरर्स आने की वजह आपको समझ में आ गई होगी कि एरर्स क्यों आ रहे हैं। तो हमारा पूरा कोड जो है ये कभी भी कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं करेगा। कंपाइलर इसको तभी एक्सेप्ट करेगा जब हम क्या करेंगे, अपने कोड के स्टार्ट में शामिल करेंगे। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, #include stdio.h। यहाँ पे stdio.h क्या है, ये दरअसल एक लाइब्रेरी फाइल है या ये एक हेडर फाइल है। इसको हमने क्या किया, अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं #include conio.h। ये भी क्या है, ये एक हेडर फाइल है। और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे मेन और आखिर में हम यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब इन 2 ब्रैकेट्स के बीच में अगर मैं कोई कोड लिखता हूँ तो वो कोड जो है वो लाजमी चलेगा। उस कोड को रन करने में इन 2 हेडर फाइल्स का बहुत अहम किरदार है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट f और इसके अंदर मैं कुछ भी प्रिंट करवाना चाहूँ और आखिर में हम इसके सेमीकोलन डाल देते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे एक फंक्शन हम ऐड करते हैं getch का,
क्योंकि हम सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो गेट सी एच बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे कंपाइल एंड रन करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रोसेस हो गया, यानी हमारा प्रोग्राम रन हो गया। रन होने की वजह क्या थी कि हमने अपने प्रोग्रामिंग करने से पहले ऊपर कुछ फाइल्स शामिल की, तब इसने चलना शुरू किया। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने सी लैंग्वेज में कोडिंग करनी है तो उसकी हेडर फाइल्स आपने लाजमी शामिल करनी है। और अगर आप C++ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक और हेडर फाइल यहाँ पे शामिल करनी पड़ेगी, #include iostream.h। तो अब आप यहाँ पे इन दो ब्रैकेट्स के जो मेन की दो ब्रैकेट्स हैं इनके बीच आप C++ का कोड भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हेडर फाइल जो है वो ज़रूरी होती हैं। अब हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि ये जो हेडर फाइल्स हैं ये क्यों ज़रूरी हैं, इनका मकसद क्या है और इनके बगैर हमारा प्रोग्राम चलता क्यों नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि ये जो लाइब्रेरी फाइल्स है ये दरअसल इनको लाइब्रेरी क्यों कहा जाता है। लाइब्रेरी में अगर हम गौर करें, आमतौर पे जो हम डेली लाइफ में लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर बुक्स होती हैं। तो ये जो लाइब्रेरी फाइल होती है एक सिंपल लाइब्रेरी फाइल दरअसल एक लाइब्रेरी होती है। यानी नॉर्मल लाइब्रेरी में तो बुक्स होती हैं, लेकिन जो कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग में जो लाइब्रेरी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें बुक्स नहीं होती, उसके अंदर होते हैं फंक्शंस। उसके अंदर फंक्शंस होते हैं जो कि हमारी आंखों से ओझल होते हैं, हमें नजर नहीं आते। ये फंक्शंस दरअसल हमें मदद फराम करते हैं कोडिंग करने में। यानी जो प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी है इट इज फुल ऑफ फंक्शंस। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। अब हम इसके एक एग्जांपल देंगे। बिल्ट इन का मतलब ये है कि जो पहले से बनाए गए फंक्शंस हैं। अब मिसाल के तौर पे एक हेडर फाइल अभी हम कोडिंग में जो हमने इस्तेमाल की यहाँ पे stdio.h। stdio.h दरअसल क्या है, एक लाइब्रेरी फाइल है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर ये पूरी एक लाइब्रेरी है। इस पूरी लाइब्रेरी की बैक साइड पर ये कुछ फंक्शंस काम कर रहे हैं जिनके नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि printf। यानी printf का फंक्शन जो है वो कभी भी काम नहीं करेगा अगर आप stdio.h को जो है अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं करेंगे। अब अगर मैं देखें यहाँ से stdio.h की जो हेडर फाइल है, अगर मैं इसको यहाँ से निकाल दूं और मैं अपने प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करता हूँ तो देखें फौरन यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई डायरेक्टरी या कोई फाइल जो है एग्जिस्ट नहीं करती जो इस printf को रन कर सके। तो जैसे ही मैं इसको वापस शामिल करूंगा अपने प्रोग्राम में, अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो उसके बाद यहाँ पे हमारा एरर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जो एरर आ रहा है ये दरअसल आ रहा है iostream.h का। तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि iostream के अंदर हम h शामिल नहीं करते। तो मैं दोबारा इसको चलाता हूँ। अब मैंने इसको दोबारा चलाया है तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो stdio.h को मैंने दोबारा शामिल किया अपने प्रोग्राम में। अब आप देखें कि आउटपुट शो हो रहा है, यानी इसको अगर आप शामिल करेंगे तो printf काम करेगा। तो इस तरह के जितने भी फंक्शन है हमारे पास, printf हो गया, scanf भी एक फंक्शन है, इसी तरह getch एक फंक्शन है, ये तमाम फंक्शंस हैं। ये तमाम फंक्शंस दरअसल इस लाइब्रेरी के अंदर पाए जाते हैं। तो इन फंक्शंस का इस्तेमाल हम अपनी कोडिंग में करते हैं और ये तभी कामयाब होगा जब हम अपनी हेडर फाइल को शामिल करेंगे। तो यहाँ आपको एक आइडिया हो गया होगा कि हम प्रोग्रामिंग करते वक्त लाइब्रेरी फाइल्स या हेडर फाइल्स अपने प्रोग्राम में क्यों शामिल करते हैं। तो आज के इस लेसन में हमने पढ़ा लाइब्रेरी फाइल्स के बारे में और इनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं। प्री प्रोसेसर, देखें लफ्ज प्री का क्या मतलब है कि कोई प्रोसेसर यानी प्रोसेस करने से पहले प्री यानी प्रोसेस से पहले जो पहले का काम होगा वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। यानी असल प्रोसेसर हमारा ये है, असल प्रोसेसिंग हमारी ये हो रही है, लेकिन इस प्रोसेसिंग से पहले हमारा कुछ प्री वर्क है, उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ हेडर फाइल शामिल करनी पड़ती हैं। इसीलिए इन हेडर फाइल को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहा जाता है।